हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये क्लासेस जो आज की है वो सीईटी के लिए इम्पोर्टेंट है। हर क्लास में हम 20 से 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर आपसे क्या पूछा गया था, इससे आपसे एंटोनिम्स आपका यहाँ पे मैच करवाया गया था। अब देखिएगा, सबसे पहले तो वर्ड आपको कौन सा दिया गया है, मुनिफिसेंट। वर्ड क्या दिया गया है, मुनिफिसेंट। अच्छा, मुनिफिसेंट को देखो, वर्ड को आप कैसे याद करोगे। जो प्राचीन टाइम में, जो प्राचीन काल में, जो पहले के जो ऋषि मुनि होते थे वो कैसे होते थे। वो ऐसे ऋषि मुनि हुआ करते थे जो अपना क्या कर देते थे, सर्वस्व क्या कर देते थे, अपना सब कुछ दान दे दिया करते थे। मतलब एक तरीके से क्या हुआ करते थे, लिबरल हुआ करते थे, उदारवादी हुआ करते थे। हमेशा वो अपनी चीजें क्या कर दिया देते थे, दूसरों को दे देते थे। ठीक है, इसका मतलब दानवीर हुआ करते थे। ठीक है, तो अगर आपसे इसका एंटोनिम्स पूछा गया है तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा माइजरली। माइजरली का मतलब होता है कंजूस। माइजरली का मतलब क्या होता है, कंजूस। और जो मुनि से याद रह जाएगा, मुनिफिसेंट। तो मुनिफिसेंट का मतलब क्या होता है आपके, अगर आपसे पूछा जाए मुनिफिसेंट, ठीक है, क्या पूछा जाए मुनिफिसेंट, तो मुनिफिसेंट का मतलब होता है उदारवादी। मुनिफिसेंट का मतलब होता है उदारवादी। ठीक है, उदारवादी। या फिर मैं इसके अगर दूसरा वर्ड बोलूं आपको, तो मुनि अपना सब कुछ दे देते थे, इसका मतलब क्या होते थे, बाउंटीफुल। क्या, बाउंटीफुल, प्रचुरता में देते थे। ठीक है, याद रह जाएगा बाउंटीफुल। तो मुनिफिसेंट बोल दीजिए आप, बाउंटीफुल बोल दीजिए, जेनरस बोल दीजिए। वर्ड क्या हो जाएगा आपका, जेनरस। जेनरस का मतलब होता है उदारवादी। क्या होता है, उदारवादी। तो जेनरस भी आप बोल सकते हो, बाउंटीफुल बोल सकते हो, मुनिफिसेंट बोल सकते हो, काइंड हार्टेड बोल सकते हो। ठीक है, काइंड हार्टेड। तो काइंड हार्टेड का मतलब भी क्या होता है, उदारवादी। तो अगर इसका ऑपोजिट आपसे पूछ लिया जाए तो ऑपोजिट आपका क्या हो जाएगा, माइजरली। अब देखो, हो सकता है कि माइजरली का भी आपसे क्या पूछ लिया जाए, अगर क्वेश्चन तो इसी तरीके से पूछे जा सकते हैं ना, कि माइजरली, तो माइजरली का मतलब क्या होता है, कंजूस। तो देखिए, माइजर का मतलब होता है कंजूस। अगर इसका अगर आपसे सिनोनिम्स पूछ लिया जाए तो निगार्ड। क्या होता है वर्ड, निगार्ड। निगार्ड का मतलब भी होता है कंजूस। माइजर का मतलब भी होता है कंजूस, याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड आपका है जुबिलेंट। अब देखो, एक गाना सुना होगा आपने, जुबी डूबी। अच्छा, जुबी, है ना, आपने जुबी से याद रह जाएगा कि जुबी सॉन्ग्स। और ये सॉन्ग्स कब चलता है, पार्टी में। मतलब क्या होता है, जब इंसान खुश होता है, जब इंसान खुश होता है तो उसे क्या कहा जाता है, जुबिलेंट। क्या कहा जाता है, जुबिलेंट का मतलब होता है खुश। ठीक है, जुबिलेंट का मतलब क्या होता है, खुशी। ठीक है, चीयरफुल होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जुबिलेंट। जुबिलेंट, जुबिलेंट को आप याद कर लीजिएगा हैप्पी से। क्या, हैप्पी। जुबिलेंट का मतलब होता है हैप्पी बोल दीजिएगा आप, या फिर इसे बोल दीजिएगा आप चीयरफुल। चीयरफुल का मतलब भी होता है खुश। ये सारे है ना। इसका अपोजिट वर्ड क्या होता है, इसका अपोजिट वर्ड होता है ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं नोट कर देता हूं। देखिएगा, ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब होता है क्या, उदास। ग्लूमी का मतलब क्या होता है, उदास। या फिर इसके लिए मैं एक वर्ड लिख देता हूं आपका, मोरोज। मोरोज का मतलब भी क्या होता है, उदास। याद रह जाएगा। तो ग्लूमी का मतलब भी उदास होता है, मोरोज का मतलब भी क्या होता है, उदास होता है। याद रह जाएगा आपको वर्ड। नेक्स्ट देखिएगा, एक्सेप्ट करना। किसी चीज को क्या करना, स्वीकार कर लेना। एक्सेप्ट में क्या होता है, स्वीकार किया जाता है। और डिक्लाइन का मतलब होता है मना कर देना। तो एक्सेप्ट का ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा आपका, डिक्लाइन। एक्सेप्ट का ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, डिक्लाइन। तो याद रह जाएगा, एक्सेप्ट का मतलब किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, अग्री कर लेना, और डिक्लाइन करने का मतलब क्या होता है, मना कर देना। इसके लिए एक वर्ड में और लिख देता हूं, देखिए, रिफ्यूज। रिफ्यूज, रिफ्यूज करने का मतलब भी होता है मना करना। रिफ्यूज कर देना, मना कर देना, डिक्लाइन कर देना, मना कर देना। याद रह जाएगा। अब एक वर्ड बचा है आपका, होमोजेनस, और इसका ऑपोजिट होता है हेट्रोजेनस। देखो कैसे याद करोगे आप। होमोजीनस का मतलब क्या होता है, होमोजीनस का मतलब होता है एक जैसा। होमोजीनस का मतलब क्या होता है, एक जैसा। याद रह जाएगा, जो एक समान दिखाई दे तो अपन कहते हैं होमोजीनियस। ठीक है, और ऑपोजिट हो जाता है हेट्रोजेनस, जो एक दूसरे से क्या दे, डिफरेंट दिखाई दे। होमोजीनियस का अगर आप मेरे से सिनोनिम्स पूछेंगे तो अलाइक। अलाइक, अलाइक का मतलब होता है एक जैसा। अलाइक का मतलब क्या होता है, एक जैसा। चीजें समझ में आ रही होगी, अलाइक का मतलब होता है एक जैसा। अब इसका आप मैच करवा के इसका आंसर देख लीजिएगा। ए का हमें क्या चाहिए था, ए का चाहिए था हमें, मोनिफिसेंट का होता है ए का 3। तो ए का 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, और आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड है आपका, मैच लिस्ट
फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड, मतलब आपके जो फर्स्ट लिस्ट है उसको सेकंड लिस्ट के साथ में क्या करना है, मैच करना है। इसके अंदर आपसे क्या पूछे गए थे, इसके अंदर आपसे एंटोनिम्स पूछे गए थे। क्या पूछे गए थे? एंटोनिम्स। देखो, एब्यूडेंट, एब्यूडेंट का मतलब क्या होता है? एब्यूडेंट का मतलब होता है प्रचुरता में होना, कोई चीज एक्सेस में हो जाना। एब्यूडेंट, यहां पे लिख देता हूं मैं, एब्यूडेंट। देखो, एब्यूडेंट का मतलब होता है कोई चीज क्या हो जाना, एक्सेस में हो जाना। क्या हो जाना? एक्सेस में हो जाना। एक वर्ड होता है असेस, असेस का मतलब होता है पहुंचना, ACESS। ठीक है, इस असेस का मतलब क्या होता है? आपके पहुंचना, है ना। असेस का मतलब तो होता है पहुंचना। पर अगर आपके पूछ लिया जाए एक्सेस, तो एक्सेस में होता है प्रचुरता में, बहुत ज्यादा हो जाना। एब्यूडेंट बहुत ज्यादा हो जाना, एक्सेस बहुत ज्यादा हो जाना, बाउंटीफुल। ठीक है, बाउंटीफुल, बाउंटीफुल का मतलब भी क्या होता है आपके, ज्यादा होना। इनॉर्मस, इनॉर्मस, इनॉर्मस का मतलब भी क्या होता है, ज्यादा। तो एब्यूडेंट पूछ ले, एक्सेस पूछ ले, बाउंटीफुल पूछ ले, इनॉर्मस पूछ ले, ये सारे का मतलब होता है ज्यादा। अब इसका ऑपोजिट आपसे वर्ड पूछा है, तो एब्यूडेंट का ऑपोजिट वर्ड होता है स्केयर। क्या होता है? स्केयर, स्केयर का मतलब होता है कमी। स्केयर मैं यहाँ पे लिख देता हूं, देखिएगा, अगर आपसे वर्ड पूछा जाए आपका स्केयर्स, तो स्केयर्स का मतलब होता है कमी। स्केयर्स का मतलब होता है कमी। अगर इसी का अगर आपसे पूछ लिया जाए सिनोनिम्स, स्केयर्स का मतलब होता है कमी। अगर मैं पूछ लूं डर्थ, DARTH, डर्थ, डर्थ का मतलब भी होता है कमी। डर्थ का मतलब भी क्या होता है? कमी। याद रह जाएगा आपको। स्केयर। अगर मैं आपसे पूछ लूं पैक्यूटी, पैक्यूटी, ठीक है, पैक्यूटी, PAUCITY, पैक्यूटी का मतलब भी क्या होता है? कमी। पैक्यूटी का मतलब भी क्या होता है? कमी। याद रह जाएगा। तो पैक्यूटी का मतलब भी होता है कमी। अब आप इसका देखिएगा, आप एब्यूडेंट हो गया और स्केयर्स हो गया, ठीक है, इसका ऑपोजिट वर्ड। अब वैग्यू, देखो, वैग्यू का मतलब होता है कोई चीज का अनक्लियर दिखाई देना। अगर आप मेरे से कहो कि वैग्यू का मतलब क्या होता है, तो वैग्यू का मतलब होता है अनक्लियर, कोई चीज का साफ नहीं दिखाई देना। ठीक है, वैग्यू यहां पे लिख देता हूं, अच्छा वर्ड है। आपसे क्या पूछा था? वैग्यू। ठीक है, वैग्यू का ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाता है? वैग्यू का मतलब होता है अनक्लियर होना। ठीक है, ये इसका हो गया अनक्लियर, मतलब एक तरीके से इसका सिनोनिम्स है। ठीक है, कुछ क्या हो जाना, सही से धुंधला धुंधला दिखाई देना, कोई चीज की क्लियरिटी नहीं होना, अनक्लियर होना। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। अगर इसका सिनोनिम्स आपसे पूछ लिया जाए तो नेब्यूलस, नेब्यूलस का मतलब भी क्या होता है? देखिएगा, जब भी नींबू आंख के अंदर पड़ जाता है, जब भी नींबू आंख के अंदर पड़ जाता है तो नेब्यूलस। ठीक है, तो हमें क्या नहीं दिखाई देता? साफ दिखाई नहीं देता। भाई, अगर आपके आंख में नींबू की बूंद गिर जाए तो आपको सामने की चीजें दिखाई देगी क्या साफ? तो आपको कहोगे नहीं दिखाई देगी। तो वैग्यू का मतलब क्या होता है? वैग्यू का मतलब होता है साफ नहीं दिखाई देना। इसका ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? क्लियर। इसका ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? क्लियर। याद रह जाएगा। एडमोनिश, एडमोनिश का मतलब होता है डांटना। एडमोनिश का मतलब होता है डांटना, किसी को क्या कर देना? डांट देना, फटकार देना। याद रह जाएगा। अच्छा, इसका ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा प्रेज, तारीफ करना। इसका ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? तारीफ करना। याद रह जाएगा। अब एक नेक्स्ट वर्ड बचा आपका सेंसिटिव, और इसका ऑपोजिट वर्ड है कैलोस। देखो, सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? जैसा मैंने कहा कि वो बड़ा सेंसिटिव है, वो बड़ा सेंसिटिव है, वो हॉस्पिटल वगैरह में नहीं जा सकता, किसी की डेड बॉडी को नहीं देख सकता, क्योंकि वो क्या है? बड़ा सेंसिटिव है, संवेदनशील, जिसे आप हिंदी में कहते हो। इसका ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा कैलोस। कैलोस का मतलब होता है निर्दयी। कैलोस का मतलब होता है निर्दयी, जिसके हृदय में, जिसके हार्ट के अंदर बिल्कुल भी क्या नहीं हो? दया नहीं हो, दैट इज कैलोस। याद रह जाएगा। अब इसका देखिएगा, एब्यूडेंट, एब्यूडेंट का ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाता है आपका? स्कियर्स। मतलब एक का ऑप्शन नंबर क्या है? सेकंड आपका सही होगा। केवल एक में ही दे रखा था, केवल एक में ही यहाँ पे आपको दे रखा था। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निकल टर्म्स। आपको क्या करना है? आपको ये जो टेक्निकल टर्म्स दे रखी है, इसका आपको हिंदी के अंदर अनुवाद देखना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले ऑप्शन दिया गया था सरकारी अवकाश, बी दिया गया था राजपत्रित अवकाश, सी प्रशासनिक अवकाश, और डी निर्धारित अवकाश। देखो, अगर मैंने कहा कि भाई मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी छुट्टी 10 तारीख को है, ठीक है, 10 अक्टूबर को आपकी छुट्टी फिक्स है, इसका मतलब ये चीज क्या है? निर्धारित है। ये चीज क्या है? निर्धारित है। इसका मतलब ये चीज क्या है? फिक्स्ड है। तो निर्धारित अवकाश का मतलब होगा फिक्स्ड, फिक्स्ड हॉलीडे, फिक्स्ड
हॉलीडे। जो निर्धारित है उसे क्या कहा जाता है? फिक्स्ड हॉलीडे कहा जाता है, याद रह जाएगा। अब देखो, प्रशासनिक अवकाश का मतलब क्या होता है? जो प्रशासनिक अवकाश का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव हॉलीडे। ठीक है, याद रह जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव हॉलीडे का मतलब क्या होता है? आपका प्रशासनिक अवकाश। नेक्स्ट आपका राजपत्रित अवकाश है और सरकारी अवकाश है। देखो, सरकारी को क्या बोला जाता है? गवर्नमेंट हॉलीडे। सरकारी को क्या बोला जाता है? आपका आपका सरकार को बोला जाता है गवर्नमेंट, और ये छुट्टी को बोला जाएगा आपका हॉलीडे। तो यह आपका हो गया गवर्नमेंट हॉलीडे, सरकारी अवकाश। अगर आपसे पूछ लिया जाए राजपत्रित अवकाश, तो एक ही बच रहा है ऑप्शन नंबर, गैजेटेड हॉलीडे। तो याद रह जाएगा, सरकारी अवकाश को गवर्नमेंट हॉलीडे, प्रशासनिक अवकाश को एडमिनिस्ट्रेटिव हॉलीडे, और निर्धारित जो अवकाश होता है उसे बोला जाता है फिक्स्ड हॉलीडे। एक बचा आपका राजपत्रित अवकाश, इसका मतलब होता है गैजेटेड हॉलीडे। नेक्स्ट देखिएगा, आपका आपसे क्या पूछा गया है? आपको मैच करना है इन वर्ड का। तो देखो, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो एक चीज तो आपको समझ में आ रही होगी कि ब्लूटूथ का मतलब क्या होता है। तो ब्लूटूथ का मतलब होता है एक ऐसी डिवाइस जो क्या करती है? कनेक्ट करती है एक फोन को दूसरे फोन से, या किसी डिवाइस को। एक डिवाइस जब दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होती है तो किसके थ्रू होती है? ब्लूटूथ के। तो ब्लूटूथ का मतलब क्या होता है? ब्लूटूथ का मतलब होता है आपके कनेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू ईच अदर विथ नो वायर। दो आपके दो डिवाइस जो बिना वायर के एक दूसरे से कनेक्ट होती है, उसे आप बोलते हो ब्लूटूथ। अब देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी का सेकंड यहाँ पे सही होगा। तो डी का सेकंड एक तो इसमें दे रखा है और एक इसमें दे रखा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए तो आपका गलत हो गया, ऑप्शन नंबर आपका ए गलत हो गया, और ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। तो ये तो आपका बी सही होगा या फिर डी सही होगा। अब देखिएगा, यहां तक चीजें समझ में आई। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है आपके ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन बाय आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। मतलब क्या कर देता है? ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन कर देता है। एआई का आप यूज करते हो, ठीक है। एआई का मतलब होता है ऑटोमेटिक जो ट्रांसलेशन कर देता है। तो इसका मतलब आपके क्या, एआई का आपको जो कौन सा सही होगा? एआई का ऑप्शन नंबर वन सही होगा। मतलब सी का आपको क्या देखना है? सी का आपको देखना है वन, सी का वन। अब देखिएगा, इसमें सी का फोर्थ दे रखा है, इसमें सी का वन दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब देखिएगा, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है आपके जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट। मतलब जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनके अंदर जेनेटिक्स तौर पे क्या करना, चेंजेस करना, इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। याद रह जाएगा। फिर नेक्स्ट वर्ड है आपका इर्गोनॉमिक्स। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? इर्गोनॉमिक्स। तो इर्गोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? डिजाइन ऑफ एनवायरमेंट फॉर पीपल टू वर्क एफिशिएंटली। इसका मतलब इस तरीके से एनवायरमेंट को डिजाइन करना जिससे कि लोगों की कार्य क्षमता के अंदर वृद्धि हो और कार्य क्षमता के अनुसार वो कार्य कर सके। याद रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिएगा, नेक्स्ट है आपका सूची एक के साथ में सूची सेकंड का आप क्या कीजिए? मिलान कीजिए। अब देखिएगा, यहां पे आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। देखिएगा, ये वर्ड आपको हिंदी के अंदर दे रखे हैं। अब यहाँ पे एक चीज तो आपको समझ में आई होगी, इल्लिसिट। वर्ड क्या दे रखा है आपको? इल्लिसिट। अब देखो, इल्लिसिट को कैसे याद करोगे? एक चीज याद रखना, आई एल इसको अलग लिखना, और फिर आप लिखना एल आई सी, फिर याद रखना आई टी। ठीक है, इसको तीन टुकड़ों में तोड़ दो आप। ठीक है, इल्लिसिट को आप तीन टुकड़ों में तोड़ दो। अब देखो, एक बात बताओ, जो चीज क्या है, इल से याद रह जाएगा आपको इलीगल, हाँ या ना? मैंने ऐसे कहा कि आप ऐसी एलआईसी कराई कीजिए जो क्या हो? इलीगल हो। ऐसी एलआईसी करवा देता हूं मैं आपकी जो क्या हो? इलीगल हो। कैसी एलआईसी? जो इलीगल हो, गैर कानूनी हो। तो आप कहोगे कि हमें नहीं करवानी, क्योंकि वो चीज क्या है? सरकार के द्वारा निषिद्ध है, उसको मना कर दिया गया है। तो इलिसिट का मतलब होता है क्या? निषिद्ध। इलिसिट का मतलब क्या होता है? आपके निषिद्ध। देखो, अगर आ जाए लिसिट, एल आई सी के बाद में आई टी लग जाए, इलिसिट। ठीक है, लिसिट का मतलब तो होता है कानूनी। लिसिट का मतलब तो होता है कानूनी, जो वैधानिक तौर पर जिसकी क्या है, सरकार ने हाँ कर रखी है कि ये क्या है? लिसिट है, कानूनी है। ठीक है, याद रह जाएगा। और इलिसिट का मतलब हो जाता है गैर कानूनी, जिसे क्या कर रखा है? प्रोहिबिट कर रखा है, निषिद्ध कर रखा है। याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आपका नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सवेकेशन। ठीक है, एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन का मतलब होता है उत्खनन कर देना, किसी चीज की क्या कर देना? खुदाई कर देना।
तो आप जब आप ये सभ्यता पढ़ते हो, आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हो, तो इसके अंदर क्या किया गया था? उत्खनन किया गया था। इसका मतलब क्या किया गया था? एक्सकेवेशन किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका वन सही हो जाएगा। अच्छा, ऑनरेरियम का मतलब क्या होता है? ऑनरेरियम का मतलब होता है मानदेय। ठीक है, ऑनरेरियम का मतलब होता है मानदेय, और ग्रेचुइटी का मतलब होता है उपदान। ये सारे वर्ड याद रह जाएंगे आपको, हाँ या ना? ठीक है, तो देखिएगा, LIC या आपका इलिसिट, इलिसिट का ऑप्शन नंबर बी का कौन सा फोर्थ सही होना चाहिए था? तो बी का फोर्थ केवल और केवल एक में बता रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आपका, नेक्स्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, और प्रीपोजिशन आपके हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ऐसा कोई सा एग्जाम ही नहीं है जिसमें आपके प्रीपोजिशन नहीं पूछे गए हैं। प्रीपोजिशन के मैंने ऑलरेडी 10 से 15 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे, वो सारे के सारे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। देखिएगा, आई ऑफन यूज हनी एज अ सब्स्टिट्यूट। मैं हमेशा क्या करता हूं? हनी मतलब शहद को यूज करता हूं विकल्प के तौर पे। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है विकल्प। ठीक है, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है विकल्प, और सब्स्टिट्यूट के साथ में हमेशा प्रीपोजिशन का यूज हो रहा है फॉर। मतलब मैं क्या करता हूं, जो हनी है, शहद को सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज करता हूं फॉर शुगर। शुगर के बजाय मैं किसको यूज करता हूं? हनी को यूज करता हूं। याद रह जाएगा, तो आई ऑफन यूज हनी एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर शुगर इन माई टी। तो याद रह जाएगा, इतनी चीज याद रहेगी हमेशा। एक चीज याद रखिएगा, ये यहाँ पे ऑफ के बाद में ये वुड रिटर्न यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे है वुड रिटर्न, ये पूरा का पूरा थोड़ा सा याद रखिएगा। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूं, वुड रिटर्न। ठीक है, वुड नेवर रिटर्न यहाँ पे लिखा हुआ था, ये गलती से यहाँ चला गया, तो देखिएगा। फिर हिज स्टाइल इज फेंटली रेमिसेंट। रेमिसेंट का मतलब होता है मिलती है एक दूसरे से। क्या करती है? रेमिसियंट है। रेमिसियंट का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से मिलना। ठीक है, याद रह जाएगा। रेमिसियंट का मतलब क्या होता है? एक देश एक दूसरे से मिलना। तो रेमिसियंट अपोन, तो सबसे पहले तो अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो एक चीज तो देख लीजिएगा कि आपके सब्स्टिट्यूट के साथ में किसका यूज हो रहा है? ऑफ का यूज हो रहा है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट के साथ में, सॉरी, सब्स्टिट्यूट के साथ में यूज हो रहा है आपके फोर का। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ में किसका यूज होगा? तीन का। तो देखिएगा, ए के साथ में ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ए के साथ में ये भी गलत हो गया, ये। अब एक चीज देखिएगा आप, कि यहाँ पे डी का ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है, और यहाँ पे भी डी का ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है। इसका मतलब रिकंसाइल के साथ में किसका यूज होगा? आपके टू का यूज होता है। रिकंसाइल के साथ में किसका यूज होता है? टू का। तो ये भी नहीं देखना। अब देखिए, रेमिसियंट के साथ में या तो किसका यूज होगा? आपके अपोन का यूज होगा, या किसका यूज होगा? आपके ऑफ का यूज होगा। ठीक है, याद रह जाएगा। तो इसके साथ में किसका यूज होता है? आपके, तो रेमिसियंट, सॉरी, रेमिसियंट के साथ में यूज होगा ऑफ का। रेमिसियंट के साथ में किसका यूज होगा? ऑफ का। तो हिज स्टाइल इज फेंटली रेमिसियंट ऑफ पिकासो। रेमिसियंट ऑफ पिकासो, उसकी जो ये स्टाइल है, ठीक है, पेंटिंग की, वो क्या करती है? पिकासो की पेंटिंग से मिलती है। तो रेमिसियंट यहाँ पे लिख देता हूं मैं आपको वर्ड, रेमी, रेमनिसियंट, रेमनिसेंट। रेमनिसेंट के साथ में किसका यूज होता है? तो रेमनिसेंट के साथ में आपके यूज होता है ऑफ का, और इसका मतलब होता है एक जैसा दिखाई देना। एक जैसा, एक जैसा, याद रह जाएगा, हाँ या ना? तो बी के साथ में हमने किसका यूज किया है? तो बी के साथ में यूज होगा आपके फोर का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? आपके यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। याद रह जाएगा आपका। ठीक है, फिर देखिएगा, शी इज इंटेंट। शी इज इंटेंट मतलब उसका क्या है? इंटेंट, जानबूझकर, क्या? अपोन, क्या है? ट्रेनिशिंग। ठीक है, क्या है? ट्रेनिशिंग माय रेपुटेशन, टर्निशिंग, सॉरी, टर्निशिंग। शी इज इंटेंट अपॉन, शी इज इंटेंट अपॉन टर्निशिंग माय रेपुटेशन। मतलब वो क्या करना चाहती है? जो मेरी रेपुटेशन है उसको टर्निशिंग करना चाहती है। टर्निशिंग का मतलब कम करना चाहती है। मतलब शी इज इंटेंट अपॉन मतलब वो जानबूझकर मेरे ऊपर ऐसा कर रही है कि जिससे मेरी जो रेपुटेशन है वो क्या हो जाए? खराब हो जाए। तो ये है टर्निशिंग वर्ड। टर्निशिंग का मतलब होता है खराब करना। टर्निशिंग, टर्निशिंग, ठीक है, याद रह जाएगा। टर्निशिंग का मतलब होता है खराब करना। टर्निशिंग का मतलब होता है खराब करना। ये चीजें समझ में आ रही होगी। अगर आपने क्या कर लिया, अगर आपने ये चीज कर ली कि अगर आपने ऑप्शन क्या कर रहे हो? आप ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हो,
क्या कर रहे हो, ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हो, तो आपको 50% तो वैसे ही समझ में आ जाएगी चीजें। फिर देखिएगा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नॉर्मली फॉर अ फीचर ऑफ अ फॉर्मल लेटर। एक बात बताओ, फॉर्मल जो लेटर लिखते हो आप, फॉर्मल लेटर में क्या क्या नहीं होना चाहिए? तो आप कहोगे कि जो फॉर्मल लेटर हम लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं डियर सर, डियर मैम, ये लिखते हैं। इसका मतलब हम उसमें क्या है, सैल्यूटेशन तो लिखते ही लिखते हैं। सैल्यूटेशन का मतलब होता है किसी को जो अपन मतलब एक तरीके से आदर पूर्वक जिसे पुकारते हैं ना, उसे बोला जाता है सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन तो हर फॉर्मल लेटर में होता ही है। अच्छा एक बात बताओ, जब आप लेटर लिखते हो तो उसमें सब कुछ लिख देते हो, या फिर जो प्रिसाइज करके लिखते हो? जो हमेशा लेटर लिखना चाहिए कम शब्दों में, ज्यादा से ज्यादा आप क्या उसको सामने वाले को बता दो। ऐसा ही होता है लेटर। ऐसा थोड़ी कि 10 पेज में लिख दोगे, एक पेज के अंदर आपको सब कुछ इस तरीके से लिखना है। तो प्रिसाइज मतलब कम शब्दों के अंदर जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो प्रिसाइज होना चाहिए, कम होना चाहिए। सैल्यूटेशन होना चाहिए। क्लियरिटी ऑफ लैंग्वेज होनी चाहिए। क्लियरिटी ऑफ लैंग्वेज का मतलब होता है कि जो आप लिख रहे हो, ठीक है, जो आपकी भाषा शैली है, जो आपका जो आप जो लिखते हो रिटर्न में, ठीक है, वो हमेशा क्या होनी चाहिए, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। तो ये तीनों चीजें तो होनी चाहिए। उसमें क्या नहीं होना चाहिए, उसमें क्वैट्स नहीं होने चाहिए। क्वैट्स का मतलब होता है, जो एक तरीके से मैं आपको बताऊं कि जो मोटिवेशनल कोट्स नहीं होते, जो कथन होते हैं मोटिवेशनल कोट्स के, ये करोगे तो ये होगा, ठीक है, तो मोटिवेशनल कोट्स कभी भी फॉर्मल लेटर के अंदर नहीं लिखे जाते। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। सेलेक्ट द ऑप्शन इज नॉर्मली नॉट अ फीचर ऑफ फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर का फीचर कौन सा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, आपके क्वाइटेंस नहीं होना चाहिए, क्वाइटियंस नहीं होना चाहिए, याद रह जाएगा। नेक्स्ट, fill in the blanks with the most appropriate preposition from the option given below. There was a long queue of people द पोस्ट ऑफिस। याद रखिएगा, जब भी आपको फिक्स जगह बतानी हो, जब भी आपको क्या बतानी हो, फिक्स जगह बतानी हो, जैसे मैंने कहा आई लिव इन जयपुर, आई लिव इन जयपुर एट द थड़ी मार्केट, एट द मानसरोवर, एट द खातीपुरा, ठीक है, कुछ भी अगर आपने यूज किया है तो इसका मतलब आपने क्या है, बड़े जगह पे छोटी जगह के यूज करने के लिए आप किसका यूज करते हो, एट का यूज करते हो, याद रह जाएगा। जैसे मैंने कहा आई लिव इन अजमेर, आई लिव इन अजमेर, आई लिव इन अजमेर एट खातीपुरा। तो अजमेर तो बड़ा है, अजमेर में एक छोटी जगह है खातीपुरा। तो याद रखिएगा, बड़ी जगह के लिए हम इन का यूज करते हैं, छोटी जगह के लिए एट का यूज करते हैं। और जब भी अगर आपको क्या बतानी हो, जगह फिक्स्ड बतानी हो, क्या बतानी हो, जगह फिक्स बतानी हो, तो किसका यूज करते हो आप, एट का यूज करते हो। तो क्या होगा, देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू ऑफ पीपल एट द पोस्ट ऑफिस। मतलब क्या लग रही थी, लोगों की बड़ी लंबी लाइन लग रही थी, कहां पे, पोस्ट ऑफिस के। तो याद रह जाएगा। तो ओवर का मतलब तो यूज किया जाता है ऊपर के सेंस में, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। फ्रॉम का हिंदी में देखे होंगे तो आप से, ठीक है, याद रह जाएगा। बाय का, बाय बस, बाय कार, तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के पहले बाई का यूज करते हो आप। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा आपका, एट यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, द एयरलाइन, द एयरलाइन ग्रेडेड मी टू द बिजनेस क्लास ऑन माई रिटर्न ट्रिप। जो एयरलाइन है, उन्होंने मेरे की जो रिटर्न जो ट्रिप थी, उसके अंदर मेरे की जो बैठने की जगह है उसे क्या कर दिया, बिजनेस क्लास में क्या कर दिया। अब देखिएगा, ग्रेडेड के आगे आपको किसका यूज करना था, प्रीफिक्स का यूज करना था। कौन सा प्रीफिक्स सही होगा, तो प्रीफिक्स कौन सा सही होता है, बी आपका यहां सही होगा। किसी भी चीज को आप क्या करते हो, अपग्रेड करते हो, ठीक है, अपग्रेड करते हो। अभी आपने सुना होगा आईफोन 14 आया, फिर 15 आया, फिर 16 आया, तो इसका मतलब ये ग्रेड है। तो ये क्या हो रहा है, अपग्रेड हो रहे हैं। तो ग्रेड के आगे किसका आपके किस प्रीफिक्स का यूज किया जाता है, अब प्रीफिक्स का आपके यूज किया जाता है। तो आउटग्रेडेड नहीं होता, मिसग्रेडेड नहीं होता, इनग्रेडेड नहीं होता, क्या होता है, अपग्रेडेड होता है, याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट, डू यू हैव रेन कोट आई कैन बोरो फॉर अ कपल ऑफ आवर्स। क्या आपके पास में रेनकोट है, डू यू हैव अ रेनकोट, तो यहाँ पे ए प्रीपोजिशन का यूज होगा, ठीक है ना। तो द का यूज होगा, एन का क्यों नहीं होगा। तो देखिएगा, रेनकोट, इसको हिंदी में लिख के देखो, रे मेरा क्या है, व्यंजन, और व्यंजन के पहले हमेशा किसका यूज किया जाता है, आपका ए का यूज किया जाता है। इसका यूज तो किसके पहले किया जाता है, स्वर के पहले किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ए सही हो जाएगा। वैसे भी देखिएगा, डू यू हैव अ रेनकोट, क्या आपके पास में एक रेनकोट है, तो ए का एक दूसरा जो हिंदी में मीनिंग निकलता है वो निकलता है एक,
याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, बाय द एंड ऑफ मार्च, मतलब इस मार्च के एंड में, आई फिल इन द ब्लैंक्स डूइंग दिस जॉब फॉर 6 ईयर, ये जो मार्च का एंड होगा ना, उसमें मुझे 6 साल हो जाएंगे जॉब करते हुए। इसका मतलब फ्यूचर की बात है, तो फ्यूचर का या तो विल भी होगा और या फिर विल हैव बीन होगा। अच्छा, विल हैव बीन क्यों होगा? क्योंकि आपने एक फिक्स टाइम बता दिया है। क्या बता दिया है? फिक्स टाइम बता दिया। और वैसे भी यहाँ पे आपको फोर दिखाई दे रहा होगा, फोर। ठीक है, तो याद रहेगा आपको कि सिंस और फोर का यूज, सिंस और फोर का यूज आप किसके अंदर करते हो? फ्यूचर परफेक्ट के अंदर करते हो। किसके अंदर करते हो? फ्यूचर परफेक्ट के अंदर। और फ्यूचर परफेक्ट का एक ही ऑप्शन दे रखा था, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आप, बाय नवंबर नेक्स्ट ईयर शी फिल इन द ब्लैंक्स हर सेकंड बुक ऑफ पोइम। अच्छा, बाय नवंबर नेक्स्ट ईयर की बात है, नेक्स्ट ईयर इसका मतलब फ्यूचर की बात है। तो हैड कंप्लीटेड तो आपके पास्ट की बात कर रहा है, ये तो गलत हो जाएगा। हैज बीन कंप्लीटेड प्रेजेंट की बात है, ये भी गलत हो जाएगा। कंप्लीटेड ये पास्ट के अंदर आता है। एक ही ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा, विल हैव कंप्लीटेड। बाय नवंबर नेक्स्ट ईयर शी विल हैव कंप्लीटेड हर सेकंड बुक ऑफ पोएम्स। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रह जाएगा। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है, इस वाक्य के लिए सही अंग्रेजी रूपांतरण का चयन कीजिए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नो एक्शन इज नेसेसरी। याद रह जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई प्रीवियस ईयर का कोई टॉपिक देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाके वहां पे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।